दोस्तों, लखीसराय में जो गोलीबारी का घटना हुआ था, आप सब उस घटने से भली भांति वाकिफ़ हैं। आप सबको पता है कि आज से कुछ दिनों पहले लखीसराय में एक दर्दनाक घटना हुआ था, जिसमें आशीष चौधरी अपनी ही पत्नी समेत 2 साले की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये खबर आप सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, अलग-अलग न्यूज़ चैनल, अलग-अलग अखबारों पर आप देखे होंगे कि किस तरह से आशीष चौधरी ने अपनी पत्नी दुर्गा झा, साथ ही साथ 2 साले निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दिया था। जिसके बाद वहाँ के स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद छानबीन करती है, और छानबीन करने के बाद आशीष चौधरी का एक नोटबुक लखीसराय पुलिस को हाथ लगती है, और उस नोटबुक में आशीष चौधरी के तमाम जीवन की कहानियाँ लिखी हुई रहती है। जब से आशीष चौधरी के लाइफ में दुर्गा झा कब आई, कितना दिन रुकी, क्या कुछ उसके जीवन में चला, कैसे-कैसे वो लोग एक दूसरे के संबंध में आए। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक आशीष चौधरी और दुर्गा झा की कहानी उस नोटबुक में लिखा हुआ था, जो कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन, लखीसराय की स्थानीय प्रशासन को हाथ लगी है। और हमारे हाथ में अभी आप एक डायरी देखे हैं, और वो 30 पन्ने की कहानी है आशीष चौधरी और दुर्गा झा की, और वो 30 पन्ने की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। मेरे हाथ में जो आप डायरी देख रहे हैं, हालांकि सेम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आशीष चौधरी का डायरी यानी कि नोटबुक जो 30 पन्ने वाली घूम रहा है, वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है, लेकिन उसको हमने संक्षेप में निकाल कर इस डायरी में हमने, इस नोटबुक में हमने उसको नोट किया है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये जो डायरी है, हूबहू आशीष चौधरी के द्वारा लिखा गया है, और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इस डायरी में नोट है कि किस तरह से दुर्गा झा उसके लाइफ में आई, कैसे एक दूसरे के संबंध में आई उसको, फिर उसके बाद कैसे उन लोगों का नौकरी लगा, क्या कुछ हुआ। यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, हत्या तक की कहानी का जिक्र उसमें है। तो चलिए हम लोग डायरी की तरफ चलते हैं और आपको वो कहानी पढ़कर हम सुनाते हैं। स्क्रीन पर जो आपको डायरी का पन्ना, जो नोटबुक का पन्ना आपको दिखाई दे रहा है, तकरीबन 30 पन्ने का ये नोटबुक है, और तकरीबन ये 25 से 30 मिनट का वीडियो है। उसमें हम तमाम घटनाओं का जिक्र करेंगे जो आशीष चौधरी के द्वारा लखीसराय में अपनी पत्नी और अपने साले के साथ किया गया था। वो सभी घटनाओं का इस डायरी में जिक्र है। आप लोग इस डायरी को आराम से सुनिए। मैं आशीष कुमार, पिता श्री दुर्गा चौधरी, साकिन पंजाबी मोहल्ला लखीसराय, वार्ड नंबर 15, गली नंबर 7 का रहने वाला और अस्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 20/11/2023 को जो भी कुछ हुआ है या होगा मेरे हाथों से, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। ये मेरे मन की बात है कि मैं क्या करने वाला हूँ या मैं क्या करूँगा। इसकी भनक किसी भी व्यक्ति या मेरे दोस्त या मेरे मकान मालिक या मेरे परिवार, रिश्तेदार, टोला, मोहल्ला, समाज इत्यादि को कुछ भी पता नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये सब कैसे जानेंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है और किसके बारे में क्या सोच विचार कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से यानी 14/3/2021 से बहुत परेशानी में जी रहा हूँ। काफ़ी मानसिक तनाव में हूँ। मन कुछ कहता है और दिमाग कुछ और सोचता है। मैं काफ़ी उलझन भरा ज़िंदगी जी रहा हूँ, पर लोगों के बीच में मैं इस तरह से ज़िंदगी जी रहा हूँ जैसे मैं खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में 14/3/2021 की रात 10 बजे के लमसम में कुछ ऐसा हादसा हुआ जो कि मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो घटना ने हमें अंदर से इतना तोड़ दिया कि हमारी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। ऐसा समझ लीजिए उस वक्त हमें समझाने वाला कोई भी नहीं था। उस रात हमारी मानो ऐसी बीती जैसे कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसे समय में हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, पर वो भी 5 महीने पहले उनका भी देहांत हो चुका था। मेरे पापा हमारे साथ थे, पर उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। मेरे बड़े भैया भी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में सेटल हो रखे थे। मेरा छोटा भाई भी अपने परिवार और 2 बच्चों के साथ खुश थे। मेरी दीदी भी जालंधर में रहती है। मेरी छोटी बहन हाजीपुर में सेटल थी। मैं पर अकेला मानो कोई घात लगाकर बैठा हो, कब ये अकेला हो और पूरे परिवार के साथ इसको बर्बाद कर दें।
उन्होंने ऐसा ही किया और बर्बाद हो भी गए। सबसे ज़्यादा भरोसा, विश्वास कि हमें उसी ने सामने से आके इतना भला बुरा, बेइज्जती और अपमानजनक बातें कही कि वो बातें आज तक मेरे कानों में गूंजती है। इसलिए हमने ये गलत कदम उठाया। मेरे तकलीफ़ को कोई समझने वाला उस समय कोई भी मेरे पास नहीं था। हमें सँभलने का कोई सहारा नहीं मिला। मेरी इस हालत और मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार और कोई नहीं, एक लड़की थी, वो भी और कोई नहीं, मेरा प्यार, मेरी बीवी दुर्गा झा और उसका पूरा परिवार। वो इसलिए कि हम दोनों ने लव किया था, 2 साल तक हम दोनों प्यार मोहब्बत में पड़े रहे। फिर उसका परिवार को पता चल गया हम दोनों के बारे में। उसके घर में कलेश हुआ। फिर वो हमें अगले ही दिन से प्रेशर बनाने लगी कि हमें ले चलो, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्यार तो हम बहुत करते थे, पर हम कहीं दूर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा कुछ टाइम दो हमें, पर हमें कोई रास्ता निकाल लेते हैं। पर वो एक ना सुनी, छत पर चढ़कर कहने लगी कि मैं कूद जाऊंगी या फिर जहर खा लूँगी। उस समय भी 1 महीना लगभग काफ़ी मानसिक तनाव में रहे हम। फिर हम फैसला किए कि हम तुम्हें ले चलेंगे, पर ज़्यादा दूर नहीं, पटना चलते हैं। वहाँ मेरा छोटा भाई रहता है। आसपास में कुछ हेल्प चाहिए तो होगा तो वो लोग साथ दे देंगे। तो वो बोली कहीं भी चलो पर चलो, पर मैं जाने को राज़ी नहीं था। फिर उसने कहा ऐसा करो, हमें तुम पटना में गर्ल हॉस्टल होता है, हमें तुम वहीं पे एडजस्ट करवा दो, फिर तुम बाद में आना, तब तक हम वहाँ पढ़ेंगे। मैंने अपने भाई की मदद से हॉस्टल में रखवा दिया और दिनकर गोलंबर पटना में जो है वहाँ बैंकिंग का पढ़ाई या क्लास चलता था, उसमें एडमिशन करवा दिया। और मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें उसे मॉल से दिलवा दिया और हफ्ते में 2 दिन उनसे मिलने जाया करता था। 2 महीने लगभग ऐसा ही चलता चला, पर वो अब ज़िद करने लगी कि हम अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। पटना में रूम लेके तुम भी हमारे साथ ही रहो। मैं प्यार तो उससे बहुत करता था, पर अभी मैं तैयार नहीं था। पर उसके ज़िद के कारण हमें झुकना पड़ता था, नहीं तो वही इमोशनल अत्याचार कुछ कर लेंगे। फिर हम दोनों ने नाला रोड के पास ब्रोकर द्वारा एक रूम देखा। हम दोनों को पसंद आया, हमने ले लिया और रहना आरंभ कर दिया। कुछ ज़रूरत के सामान घर से ले गया, कुछ वहाँ से नई नई खरीदी। अब आई बात वहाँ पर काम करने की। तो भाई साहब, माँ बाप के राज में जो बंदा फुटानी करता था, वहाँ पे बना काम करने वाला मजदूर। उसे खुश रखने के लिए हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमें बताने में भी यहाँ शर्म आती है, ताकि जिससे पैसा ज़्यादा कमा सके। पर मैं खुश था कि मेरे पास एक स्वीट सी गर्लफ्रेंड है और हमने वहीं पे शादी भी कर ली। फिर क्या, वो मेरी पत्नी, मैं उसका पति बन गया। आप लोग को लगता होगा उसके माँ बाप पटना लाए थे तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। उस समय भी मैं ये समझ नहीं पाया था कि हम उसे पटना लेकर नहीं आए, वो ही हमें पटना लाई थी। अब उसका मास्टरमाइंड दिमाग सुनिए। उसने हमें बताया कि आप हमारे पापा को कॉल करो और बोलो कि हम पटना से कंप्यूटर डिवीज़न से बोल रहा हूँ। आपकी बच्ची ने एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो पास हो गई है। तो आप अपनी बच्ची को अगर पटना में पढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर्स निःशुल्क है। इसमें खाना पीना रहना पढ़ना फ्री है। अगले कॉल का इंतज़ार कीजिएगा, दोबारा कॉल करके पूछा जाएगा, सहमत हैं तो आप अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से वो पटना गई थी। वो कॉल भी हमने ही किया था उसके कहने पर, जो कि मेरे मोबाइल की गैलरी में आज भी डॉक्यूमेंट करके फ़ाइल है। उसके डिप्रेशन वाला लेटर और बहुत कुछ हमने संभाल के रखा है। फिर 1 साल के बाद पता चल गया कि बात कुछ ऐसा है कि हम दोनों साथ में रहते। उसके माता-पिता से हर दिन बात होती थी मेरे वाइफ़ की। वो लोग घर पर आए, उन्होंने हमसे बात की, जो होने का था हो गया, पर हम जैसा कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो आपसे, फिर से समाज में मेरी इज़्ज़त है। इसलिए और लोगों से बात करके हम आपको खबर करेंगे। हमें 1 साल का टाइम दीजिए, पर हमारी एक शर्त थी कि आप दोनों यहीं रहो जब तक हम कहते हैं। और हाँ, बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे आपसे? समाज में मेरी नाक कट जाएगी। शर्त तो अच्छा नहीं लगा, पर मजबूर होकर मान लिया, क्योंकि हमें लगा ये लोग हमारे भले के लिए ही
तो बोल रहे हैं, पर ये एक सोची समझी चाल था। मेरी इच्छा थी कि मेरे भी बच्चे हो, मैं भी बाप बनूं, पर मेरी बीवी ने उपाय ढूंढा था इस परेशानी से बचने के लिए, जो कि इसके माँ बाप ने ये भूमिका निभाई। इसके बदले वो सारे काम करती थी जो एक बीवी करती थी। सारे व्रत रखती थी, सभी परिवार के पास आना जाना, शादी अटेंड करना, परिवार के साथ तीज, व्रत, वर पूजा, करवा चौथ। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतना भी स्वार्थी होता है कि अपने फ़ायदे के लिए ये सब भी यकीन दिलाने के लिए किया जा सकता है कि तुम ये मानो कि हम तुम्हारी पत्नी ही हैं। अब सुनिए इसके धोखे के कारण। यही समय था छठ पूजा का, जब हम दोनों अपने अपने घर आए थे। 2018 में हम दोनों अपने अपने घर पे छठ पूजा का आनंद लिया। हम दोनों एक दूसरे का घर जाया नहीं करते थे। वो आ जाती थी मेरे घर बुलाने पर मैं नहीं जाता था। जब तक हमें ये नहीं पता था कि इसके लाइफ में कोई और भी है मेरे अलावा। वो फ़ोन पे किससे बात करती थी हमें क्या पता। एक बार हमारे सामने बात हो रही थी तो हमने पूछा था कि कौन है। उसने कहा कि हमारे भैया हैं। दरअसल वो कोई भाई ही नहीं था, भागलपुर का रहने वाला सुमित कुमार। मेरी बीवी तब से उससे जुड़ी हुई थी जब हम अपने घर लखीसराय में रहते थे, और मैं भी इससे बात किया करता था कॉल पे। मैं ड्यूटी करता था पटना में, वो घर पर रहकर किससे बात करती थी हमें क्या पता। विश्वास भरोसा था हमें इस पर कि हम तो इसे इतना प्यार देते हैं, कोई कमी नहीं, जो कहती है वो ला देते हैं। ज़रूरत से भी ज़्यादा मानते थे इसको। मेरे सामने माँ से बात करती थी, पिता से बात करती थी। उसी प्रकार मैं सोचता था कि कभी कभी भैया से बात कर लेती होगी मेरे सामने। कभी कभी बात करके हमें धोखे में रखती थी, पर हमें शक नहीं हुआ क्योंकि हम इस पे भरोसा और विश्वास रखते थे। ये हम भूल गए थे कि औरत या नारी जाति त्रिया चरित्र तो अब भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तुच्छ मानव क्या समझ पाएंगे। अब छठ पूजा के बाद मैंने कहा चलो अब पटना चलें। तो इसने कहा मेरे मामा जी के लड़के का मुंडन है, तो मम्मी पापा ने कहा कि हमारा तबीयत सही नहीं है, तुम चली जाओ। तो आप ऐसा करो कि आप जाओ, हम उधर से सीधा पटना चले आएंगे, हमें जाना होगा। मम्मी बोली है। मैंने पूछा कहाँ जाना है। उसने कहा मामा जी लड़का भागलपुर से जा रहे हैं, हमें भागलपुर अकेले जाना होगा, फिर वहाँ से साथ में जाएंगे फैमिली के साथ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो तुमको हम भागलपुर छोड़ देते हैं। तब वो हमें समझाने लगी, नहीं तुम्हें कोई देख लेगा फिर परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा तुम्हारे मामा जी हमसे मिले ही नहीं कभी, तो परेशानी कैसी। फिर वो नखरे करने लगी, मेरे मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि वो ना जाए, पर मना करने पर गुस्सा करने लगी। फिर भी मैं किचूल स्टेशन तक गया और कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें भागलपुर तक छोड़ूंगा। कौन से मामा जी तुम्हें लेने आते हैं, देखते हैं। मत पूछो यार उसका गुस्सा। वो कहने लगी अब हम पटना कभी नहीं जाएंगे, तुम हमको गलत समझ रहे हो, शक करते हो। हम थे मजबूर इंसान, ना चाहते हुए भी ट्रेन से उतरना पड़ा हमें। फिर क्या 3 दिन तक मोबाइल बंद। मैं परेशान। मैंने घर पे कॉल किया उसकी माँ को। वहाँ से पता चला कि वो तो पटना ही गई है, भागलपुर में कोई मामा नहीं रहते हैं। अब क्या बेचैनी शुरू। जब 3 दिन बाद पटना आई तो फ़ोन चालू हुआ, फिर बात हुई। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बताई स्टेशन पर। स्टेशन पहुंचा तो बताई बस स्टैंड पर। वहां पहुंचा तो बताई गांधी मैदान। दिमाग का दही हो गया उस दिन। फिर मिली वो हमें रूम पहुंचने के बाद। सवाल हमारे, जवाब उसके। बहुत बात घुमाई, बहाने बनाई। फिर मैं क्या कर सकता था। प्यार बहुत करता था, सच्चाई कुछ जानता ही नहीं था, तो क्या करता। फिर कुछ दिनों के बाद कहने लगी मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ, ऐसा करते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, हम भी जॉब करेंगे। पढ़ाई से याद आया कि ये 3 साल से इंटर में फ़ेल हो रही थी, इस बात का टेंशन था उसको। तो मैंने पटना में ही अपने भैया से बात किया। उन्होंने बताया NIOS करके एक एग्ज़ाम होता है, उससे दिलवा दो, वो पास हो जाएगी। हमने पता करके ऐसा ही किया और वो पास हो गई। सारा प्रैक्टिकल का चीज़ हमने बनाया। मेरे मना करने पर भी नाखुश रहने लगी, हमें अच्छा नहीं लगने लगा। फिर उसके लिए पास में ही हथुआ मार्केट में तनिष्क ज्वेलरी शॉप था, मेरे मकान मालिक ने बात की। फिर मैंने अपनी बीवी की रिज्यूम बनवाया और वहाँ जमा करवाया। फिर इंटरव्यू हुआ।
फिर 4 दिन के बाद कॉल आया और सिलेक्ट हो गए। वो इसलिए कि ये सुंदर थी, वैसे शॉप में सुंदर लड़कियों को ही काम मिलता है। फिर क्या, नियत पहले से ही गंदी थी, अब और मन बढ़ने लगा। थोड़ा-थोड़ा मेरी बातों को इग्नोर करने लगी। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पर कॉल आया कि आपके व्हाट्सएप पे कुछ पिक्स भेजे हैं। फ़ोटो मैंने देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। किसी गैर लड़के के साथ बिस्तर में लिपट रखी थी। फिर मैंने उसे कॉल किया कि तुम कौन हो, कहाँ से हो? उसने बताया कि मैं भागलपुर से हूँ और मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। उसने कहा था कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करूँगी, पर वो धोखेबाज निकली। मैं उसे बर्बाद कर दूँगा। मैं पटना में अपना दुकान लगाता हूँ। कोई भी मेला लगता है तो मैं अपना दुकान लगाता हूँ, जैसे कि तारामंडल, गांधी मैदान। 10 से 15 दिन के लिए लगता है। मैं उससे अपने दोस्त के थ्रू दोस्त की शादी में गया था, तभी हम उससे मिले थे। अब समझ में आया, पटना हम लाए नहीं थे उसे, बल्कि वो हमें पटना लेकर आई थी। वो लड़का भी हमें मानसिक तनाव देने लगा। बीवी से मेरे झगड़े भी हुए, पर वो रोने लगी, कहने लगी हमें माफ़ कर दो, हमसे नादानी में गलती हो गई। हाथ पैर जोड़ने लगी। हमें दया आ गई, क्योंकि हम भी उसे बहुत प्यार करते थे। अब जो गलती हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर सुधारा जा सकता है। मैंने कहा, अब वो तुम्हें परेशान करता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। चलो महिला थाना में कंप्लेन करते हैं कि अनजाने में हमसे भूल हो गई है। पर वो लड़का हमें तंग करता है कि फिर से 3 दिन के लिए मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारा मेरे पास वीडियोज़ हैं गंदा वाला, सब इंटरनेट पर डाल देंगे। हालांकि जितना फ़ोटो वो लड़का हम पर भेजा था, वो सब इसके परिवार में बड़े भैया राजनंदन झा, कुंदन झा, चंदन झा पर भेजा था, पर वो लोग हमें कुछ नहीं बताए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो थाना जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि हालात जैसा भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। पर उसने हमारा नंबर बंद करवा दिया और नंबर भी चेंज करवा दिया अपना। फिर हम दोनों अपना जीवन जीने लगे। पता नहीं इसके मन में क्या चलता था। जॉब पर जाते जाते इसका बर्ताव में बदलाव आने लगा। मैंने कहा, तुम जॉब को छोड़ दो, हमें पसंद नहीं है, खाओ पियो घर में रहो। पर ये नहीं मानी। हमारी लड़ाई भी हुई इस बात को लेकर। फिर मैं मेरे साथ ही बाइक से शॉप तक जाती थी और हमारे लौटते समय साथ में आती थी। वो भी मना कर दी, कहने लगी प्यार से हमें कि अब पैदल चलने का मन करता है तो तुम जाओ, मैं अपने शॉप पे पैदल चली जाऊंगी, बगल में तो है। हम शॉप में बोर हो जाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी करते करते। कुछ बाहर का देखने और घूमने का मौका नहीं मिलता है, जबकि हम हर घंटे घूमने जाया करते थे। बाहर घूमने और बाहर का खाना खा के आना रहता था। सप्ताह में 1 दिन बाहर घूमना खाना रहता था। कुछ समय बाद हमने कहा कि अब तुम्हें शॉप ले जाएंगे और लाएंगे, नहीं तो काम छोड़ दो तनिष्क का। पर वो नहीं मानी। अंत में 2021 में वो हमारे साथ भी गेम खेल गया। उसके कहने अनुसार मैं 3/1/2021 को पटना से कुछ सामान लेकर लखीसराय आया। सोचे अब कुछ अच्छा होगा, पर हमें क्या पता था कि मेरी बर्बादी का जाल बिछाया गया है, जिसमें हम बस जाना है और बर्बाद होके मर जाना है। क्योंकि इन 4 सालों में हमने उसे बहुत प्यार दिया। उससे हमारी लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना प्यार करने लगा, मानो वो नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। पूरा ज़िंदगी का सपना देख रखा था कि हम दोनों ऐसे करेंगे, ऐसे जिएंगे, बहुत खुश रहेंगे हम दोनों। ऐसा सिर्फ हम सोचते थे, हमें यही नहीं पता था, और हम धोखे का शिकार हो गए। हमें वो माप तोल ली और फिर कमज़ोर पाकर हमें साथ छल कर गई। फिर किसी तीसरे के चक्कर में वो धोखा देकर जीते जी मरने के लिए छोड़ गई। 14/3/2021 मेरे लिए वो रात थी जिसकी कल्पना मैं करता हूँ तो मैं खुद लज्जित हो जाता हूँ कि क्या कोई हमारे साथ घटिया तरीके से बेइज्जती और अपमानजनक बातें कहेगी पूरे मोहल्ले के सामने, जो कि आज तक मेरे मन में चलते और गूंजते रहता है। अब सुनिए हमारी अपराधी होने का कारण। उसने बिना बताए 16/3/2021 को बोलकर 14/3/2021, जिस दिन हमारे भैया 2 बजे की ट्रेन से दिल्ली चले गए, हमने उसे बताया था। उसी रात अचानक हमारे घर पर 10 बजे रात में आकर हमारे दरवाजे पे धक्का मारी और कहने लगी, रे बहिन छोट जतिया, पसिया बाहर निकल। लगातार ऐसे बोलने पर मैं घर में लेटकर उसके आने की खुशी में कुछ अच्छा अच्छा सोच रहे थे, पर हुआ उसका विपरीत।
मैं आवाज़ पहचान कर घबराहट के साथ दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरी बीवी हमें बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही है और उसका परिवार कुछ दूर में खड़ा है। पूरा परिवार, माँ, बाप, भाई और उसके घर की लेडीज़ भी, सब कुछ दूर में खड़े थे और वो ताबड़तोड़ हमें गंदी गंदी गालियाँ दे रही थीं। फिर मेरे पिताजी निकले और कुछ देर में मेरा छोटा भाई निकला। थोड़ी देर में कुछ अगल-बगल मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, पर वो जो मन में आ रहा था, वो बोले जा रही थी। हम ये सब देख सुन के हैरान थे, मानो ये क्या हो गया, कैसे चुप कराऊँ? मेरी इज़्ज़त भी जा रही है समाज के सामने, मैं कुछ बोल या कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ बोला चुप रहने को, पर वो मेरी एक बात न सुनी। एक दो बार उसके पिता और भाई ले जाने के लिए भी आया, पर वो किसी की भी न सुनी। मन बढ़ू की तरह हमारी इज्जत को सरेआम उछाल रही थी। उसने कहा, अरे छोट जतिया पसिया, तोरा औकात हो हमरा साथ रहे के? तोरा साथ रहबो हम, तोरा बाप बनेबो। तोर 10 गो बच्चा ख़राब कैलियो। नहीं रहना था हमको तुम्हारे साथ, तुमको हम यूज़ किए, टाइम पास कैलियो, हम सुन्नी रहे। तो इसी तरह की बातों को सुनकर कुछ बगल के लोग उसको कहा कि क्यों रहती थी इसके साथ 4 साल से? रहने में मज़ा आ रहा था, अब कहती हो कि तोरा साथ रहबो। कुछ लोगों ने उसे जवाब भी दिया, पर उसने उसे भी गाली दी। आप पता कर सकते हैं कि हमारे घर पे कि ऐसा भी कभी हुआ था या नहीं। हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, फिर मरते समय हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऐसा होने से हमारे अंदर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। मेरे जीवन में बचा ही क्या था? जड़, जोरू, ज़मीन। जड़ यानी मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। जोरू मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। ज़मीन, जोरू के डिप्रेशन से मैंने ज़मीन तक बेच दी। तब मैंने सोचा कि उसके बगैर जी नहीं सकता और इज्जत भी चली गई, माँ भी चली गई, कोई संभालने वाला बचा नहीं। तो लड़की के चक्कर में हर कोई मरता जाता है। कायर है वो लोग, मरना ही है तो उसे भी मार दो जो तुम्हें जीते जी मार डाला और मरने के लिए मजबूर और बेबस कर दिया। ऐसे भी लोग कहेंगे छौड़ी के चक्कर में मर गेले। अब ऐसा ऐसा कहेंगे कि अच्छे किया, जब साथ दिया नहीं तो उसको उजाड़ा क्यों प्यार का झांसा देकर। ठीके किया, जैसन किया वैसन पाया। मरा पर उसको साथ ले गया, सबक सिखाया। ठीके होले, 2 आँसू उसके तरफ से, 2 आँसू मेरे तरफ से। मैं बहुत ही डिप्रेशन में रहता था। हमने अपने आप को सँभालने की कोशिश भी की, हमें सहारा भी मिला सँभलने का, पर मैं अपनी बातों को भुला नहीं पाया कि उसने हमें यूज़ किया। मुझे समझ आ चुका था कि वो जब से हमसे जुड़ी है, तब से भरोसे के नाम पर हमारे साथ छल द्वारा हमें यूज़ किया जा रहा है। छल करने वाला व्यक्ति जितना सुंदर उतना ही खतरनाक, क्योंकि मैं अपनी बीवी के कारण 3 साल से हर दिन मर-मर के जी रहा हूँ। मन के अंदर बदले की भावनाएँ जागने लगी और उसी को ठीक करने के लिए भगवान का सहारा भी लिया। मैं बोला, प्रभु हमारे माइंड दिमाग से उसकी कही हुई बातें मिटा दीजिए, ताकि हम सही मार्ग पे चल सकें। पर शायद मेरे कर्मों का कोई हिसाब होगा जो शनि भगवान हमें दे रहे हैं। तब हमने फैसला लिया, मरने से पहले कुछ पुण्य का काम कर लेते हैं। मरना तो एक दिन सबको है, मौत कब आ जाएगी किसकी किसी को पता नहीं है। फिर मैंने सुना, जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर क्या, हमारे पास महादेव साधन दे रखे थे। मैंने सोचा चलते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ऐसा करने में हमारी जान भी चली जाती है तो हम धन्य हो जाएंगे। दोस्तों से कहा चलो बाइक से ऑल इंडिया राइड पे। सारा खर्च मेरा, खाना पीना रहना सब मेरा खर्चा, तुम सिर्फ साथ चलो। 2 लोग बाइक से जाएंगे तो मन लगेगा। बहुत सारे दोस्त तैयार नहीं हुए, पर एक दोस्त तैयार हुआ। उसका नाम अभिषेक कुमार है। पटेल नगर किराया पर रहता है, अपने पापा और 2 भाई एक बहन के साथ। 3 महीने लगे हमें पूरा प्लान बनाने में, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, बहुत सारे सामान मंगवाए ऑनलाइन उस दोस्त के कारण। पर जब हमें निकलना था 28/3/2023 को, तो उसने बहाना कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे पानी चढ़ रहा है। ये भी साला दोगला निकला। बहुत नुकसान लगा, साथ में चलेगा ये सोचकर बाइक के लिए कुछ सामान मंगवाए थे, जो उसके न जाने पर मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं रह गया और लोगों के बीच बाँट दिया। मेरे बहुत सारे कपड़े थे, कुछ ज़रूरत के सामान भी थे, तो मैं गरीब दोस्तों में बाँट दिया। दरअसल मेरा सोच ये था, पता नहीं इतनी दूर बाइक से अकेले जा रहा हूँ,
12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए वापस आ पाऊँगा या नहीं। वैसे हम भी यही चाहते थे कि प्रभु बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें उधर ही निपटा देना, या तो हमारे दिमाग से वो बातें निकाल देना जो हमें मरने और मारने पर मजबूर कर रही है। हमें मार्गदर्शन दो प्रभु, मेरी माँ नहीं है, हमें कोई संभालने वाला नहीं है, हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर मैं ज़िंदा रह गया तो हमसे अधर्म हो जाएगा, शायद प्रभु को यही मंजूर होगा। अब तक जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ पर इसके एक क्षण बाद क्या होगा हमें भी नहीं पता है। बस सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, वो जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग कुछ भी सोच लें अच्छा या बुरा, होना तो वही है जो सृष्टि के रचयिता हैं। मेरे महादेव, देवों के देव महादेव, हम तुच्छ मनुष्य, हमारी क्या औकात जो हम किसी का बुरा या भला कर सकें। जैसा कर्म वैसा भरना तो पड़ेगा, हम हो या कोई और भी। अंत समय जानकर पिताजी को 2 तीर्थ भी करवा दिए, अयोध्या और गंगा सागर। मतलब 3 साल से सारे धर्म के काम हमने किया है। खुद सीने में एक तूफान समेट रखा है और सर्व करके लोगों के बीच हंसी खुशी जी रहा हूँ, जो कि झूठा है। लोग ये न जाने कि अंदर से टूटा हुआ और मरा हुआ इंसान है, बस सिमरिया जाने की जल्दी है। कहर तो पड़ेगा ही। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग प्लस एक पशुपतिनाथ 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए करते समय दिल से रोया हूँ, फूट फूट कर रोया हूँ। आंसू गिरे हैं मेरे बाबा के दरबार में। आगे महादेव जाने आगे क्या होने वाला है, हमें सब कुछ स्वीकार है। आज मैं 19/11/2023 को अशोक धाम गया। 30 मिनट बाबा भोलेनाथ से रिक्वेस्ट की हमें अधर्म करने से रोक लीजिए, पर एक चांस दीजिए, और कुछ मांगा है वो मिल गया तो ये बला टल जाएगी। पर देवों के देव महादेव को ये पसंद नहीं, तब हमारी मृत्यु तय है और तांडव भी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों ये थी आशीष चौधरी और दुर्गा झा की कहानी। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आशीष चौधरी की गलती है, कुछ लोग बता रहे हैं कि दुर्गा झा की गलती है। लेकिन ये 30 पन्ने की जो नोटबुक प्रशासन को हाथ लगी है, उनमें जो जिक्र है, इस जिक्र को पढ़ने के बाद, आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस जिक्र को सुनने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।